विलंब के लिए क्षमा। फिर रुक जाएं तो अब मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, आपकी वजह से विलंब हो रहा है। जी शुरू करें। आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच छत्तीसगढ़ के तेजस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, उनका स्वागत है। शक्ति सिंह गोहिल जी संघर्षरत नेता हमारे, उनका स्वागत है। मदन मोहन झा साहब हमारे बीच हैं, उनका स्वागत। राजेश राठौड़ जी, आनंद माधव जी, आप सभी का मैं स्वागत करके विलंब नहीं करते हुए भूपेश बघेल जी से आग्रह करूंगा कि ये प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय झा साहब, यहाँ के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य आदरणीय गोहिल साहब और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय पवन जी और साथीगण राजेश राठौर जी, आनंद माधव जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, लगातार राष्ट्रीय नेताओं का दौरा बिहार में हो रहा है। सारे राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां आना हुआ था। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी भी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, जो उन्होंने 3 कानून संसद में पेश किए थे, पास किए थे, उसके बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल दलालों के पक्ष में बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो बिल है, ये पूंजीपतियों के लिए बिल है। ये बिल किसानों के लिए नहीं है। ये बिल आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है। इसे हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये किसान विरोधी कानून है, और मैं कहता हूं कि ये किसान विरोधी ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ता विरोधी बिल है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी इस बिल में उन्होंने क्या कहा? पहला लाइन उन्होंने कहा मंडी समाप्त होंगे, पैन कार्डधारी अनाज खरीद सकेंगे, मंडी लाइसेंस की जरूरत नहीं। दूसरा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही। और तीसरा, 1955 में नेहरू जी ने जो कानून बनाया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसका उन्होंने समाप्त किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अब कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज हो, दलहन तिलहन हो, आलू प्याज हो, रख सकता है। केवल 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सरकारें तभी कार्रवाई कर सकती है जब देश में युद्ध की स्थिति हो, देश में अकाल की स्थिति हो, और तीसरा, जब रेट 100% वृद्धि हो जाए, मतलब 99.99% वृद्धि तक के राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी।
जब 100% से ऊपर हो जाएगा तब कार्रवाई कर सकेगी। लेकिन कानून राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर जो किए हैं वो सूखे भी नहीं हैं, और भारत सरकार ने अपने ही आदेश का उल्टा कर दिया है, जिसका उदाहरण मेरे पास है। ये एक्ट है और दूसरा उसका आदेश की कॉपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो भी गोडाउन में रखें वहां कार्रवाई होनी चाहिए। प्याज की कीमत अब देश में 70 से 83 रुपये तक हो गया। जो 3 महीने पहले 30-40 रुपये में बिकता था, अब वो 70 और 80 रुपया हो गया है। तो अभी तो कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, सूखे की स्थिति नहीं है, देश में पर्याप्त बारिश हुई है। फिर क्या कारण है कि अपने आदेश विपरीत उनको आदेश देना पड़ा कि आपको कार्रवाई करना है? ये सीधी सी बात है, ये कानून है उद्योग जो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है, और उसका असर कानून बने 2 महीने भी नहीं बीते हैं और उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। और आम उपभोक्ता को प्याज अब 70 और 80, आप केरल में चल देंगे तो 83 रुपये तक की कीमत है। ये तो बिहार में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, इस कारण से ये कार्रवाई कर रहे हैं, अन्यथा ये कार्रवाई भी नहीं करते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार है वो दलालों की सरकार है। विपक्षियों पे आरोप मत लगाइए आप। ये पूंजीपतियों के लिए बनी सरकार है। और ये कहते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस ने जो बनाया है उससे मुक्त कर देना है। एयरपोर्ट तो इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन बेचने के काम ये जरूर कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन ये नहीं बनाए, लेकिन रेलवे स्टेशन बेचने का काम ये कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उसको भी नीलामी की लाइन में रख दिया है। जितने खदाने हैं, जितने होटल है, सब तो बेच रहे हैं। अब इनकी निगाह जो कांग्रेस ने गरीब लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको जो जमीन 70 के दशक में इंदिरा जी ने दिया था भूमिहीन लोगों को, अब इस सरकार की निगाह जमीन पर है, किसानों की जमीन पर है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो सारी जमीन हड़प लेंगे और वो जो कृषक हैं वो अपने खेत में मजदूर बन जाएंगे। ये ठगने का काम लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ठगने का काम कर रहे हैं। कभी नोटबंदी के नाम से ठगते हैं देश की जनता को, कभी जीएसटी के नाम से ठगते हैं देश की जनता को, कभी लॉकडाउन के नाम से ठगते हैं देश की जनता को। लाखों लोग सड़कों पे थे। अकेले बिहार में 30 लाख से अधिक लोग वापस आए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते रहे कि हम रोजगार देंगे, किसी के बाहर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बिहार वापस आए सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल के, वो बाध्य हो गए फिर से वापस पंजाब जाने के लिए। उन राज्यों से जहां से पलायन करके वहां से आए थे पैदल चल के, फिर से वहां जाने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि बिहार में उनको रोजगार नहीं मिला। ये जो गठबंधन है, ये ठगबंधन का हिस्सा है। ये ठग रहे हैं लोगों को, जनता को भी ठग रहे हैं, छोटे व्यापारियों को ठग रहे हैं, बेरोजगारों को ठग रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं, महिलाओं को ठग रहे हैं, और कुछ नहीं बचा तो अपने ही गठबंधन के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे नीतीश बाबू को कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, हमारा सरकार आएगी फिर से, जिसकी संभावना न्यून है, तो यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उनके लोग क्या कर रहे हैं? उनके लोग चिराग बाबू से मिलकर, उनके पार्टी में जाकर प्रत्याशी बनके जेडीयू के प्रत्याशी को हराने में लगे हुए हैं।
यदि इनका एनडीए का गठबंधन है तो एनडीए से चिराग को बाहर क्यों नहीं किया गया? कल प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनके बारे में क्यों नहीं कहा? तो अपने ही साथी के साथ ठगने का काम कर रहे हैं और ये भली भांति देख रहे हैं। इनके जो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो भी अब लोजपा में जाके प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो ये अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे, अपनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। तो आज इस बात को बिहार की जनता बहुत बारीक निगाह से देख रही है। बिहार की जनता हमेशा हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने वाली जनता है। ये अब मोदी जी के झांसे में नहीं आने वाले। ये जो कानून की बात मैं फिर से करना चाहूंगा, जो कानून इन्होंने बनाया ये एक्चुअल में शांता कुमार के रिपोर्ट के आधार पे किया गया। इसके ये शांता कुमार की रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन प्रमुख बिंदु मैंने नोट किया है। और उसमें वो कहते हैं कि जो राज्य बोनस दे अनाज पर, उसके यहां से अनाज एफसीआई नहीं खरीदेगी। और इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण, हमारा छत्तीसगढ़, हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी कर रहे थे। भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया, आप बोनस दे रहे हैं इसलिए आपके धान नहीं खरीदेंगे। और ये इस रिपोर्ट में है। हमको मजबूरन दूसरी योजना के तहत किसानों को उसके लाभ का हिस्सा हम दे रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की और 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, चाहे धान उत्पादक, उसको हम दे रहे हैं। लेकिन बोनस देने वाले कोई भी राज्य का अनाज एफसीआई से नहीं खरीदेंगे। आपको याद होगा यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार खुद धान पे, गेहूं पे बोनस देती थी। अब ये बोनस देने वालों को रोकने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं एफसीआई की भूमिका उसको सीमित कर देनी चाहिए। ये कहते हैं एमएसपी बंद कर देना चाहिए। ये कहते हैं पीडीएस सिस्टम जिससे गरीबों को राशन मिलता है उसको बंद कर देना चाहिए। और ये सारे जो व्यवस्था है वो पूंजीपतियों को लाभ में देने के लिए किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान की जनता को, आम उपभोक्ताओं को, किसानों को इन्होंने ठगा, बेरोजगारों को ठगा। अब कुछ नहीं बचा तो अपने साथियों को ठगने का काम कर रहा है। ये बात सही है कि पंजाब और हरियाणा में बहुत तगड़े से इसका विरोध हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इसे रेखांकित किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों में नहीं हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ में हर ब्लॉक स्तर पे इसका विरोध हुआ, जिला स्तर पे हुआ, बिहार में भी हुआ, प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने रैलियां की। और अभी 27 और 28 तारीख को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस बिल के खिलाफ में प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, जो विधानसभा आहूत किया गया। अभी 27 और 28 तारीख को है हमारे छत्तीसगढ़ में। जैसे पंजाब में हुआ उसी प्रकार से हरियाणा, उसी प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट भी विधानसभा आहूत कर रही है। देखिए, कोई भी शासन हो, वो हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब तो यहां सुई भी नहीं बनती थी। नेहरू जी के कार्यकाल में सारे जितने भी संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ शैक्षणिक संस्थाएं भी उनके कार्यकाल में बना। चाहे आईआईटी की बात हो, आईआईएम की बात हो, चाहे एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात हो, वो सारी चीज है वो नेहरू जी के समय शुरुआत हुई। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ बन गया,
विकास तो हमेशा सतत प्रक्रिया है। उसके बाद इंदिरा जी का समय आया तो उन्होंने हरित क्रांति का जो जिस समय देश की जो समस्या थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। फिर राजीव जी के समय आए, पंचायती राज उन्होंने लगाया, संचार क्रांति। आज जिस मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, वो राजीव जी की देन है। आज पंचायती राज जो प्रजातंत्र है वो जड़ें गहरी हुई है, वो राजीव जी की देन है। इसका मतलब ये नहीं कि अब सब पूरा हो गया, विकास सतत प्रक्रिया है। कृषि बिल को लेकर जो सत्ता पक्ष है उनका कहना होता है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में किसानों के लिए बड़ा पैकेज नहीं ला पाई, इसलिए नाकामयाबी को छिपाने के लिए लगातार जो है वो इल्जाम लगा रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये शांता कुमार की रिपोर्ट के बारे में कह रहा हूं। ये कहते हैं कि एमएसपी का लाभ केवल 6% किसानों को मिलता है, जबकि मेरे अकेले छत्तीसगढ़ में एमएसपी का लाभ 85 से 90% कृषकों को मिल रहा है। हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं, चाहे वो गन्ना भी हमारे यहाँ ज़्यादा कीमत है, धान की कीमत समर्थन मूल्य से ज़्यादा में खरीद रहे हैं और 85 से 90% किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये कहना कि रिपोर्ट केवल 6% किसानों को मिलता है, एक रिपोर्ट किसी इंग्लिश डेली में छपा था, उसमें कहा गया केवल 12% लोगों को लाभ मिलता है। ये गलत आंकड़े प्रस्तुत करके ये देश को गुमराह करना चाहते हैं, जबकि इसका लाभ पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, बहुत सारे प्रदेश में एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है। और ये एमएसपी खत्म करना चाहते हैं ताकि औने पौने दाम पर किसानों के जो उपज है उसको ये इनके पूंजीपति साथी खरीद सकें और वो मनचाहे दाम पे बेच सकें। देखिए, कोरोना संकट आया, भारत सरकार ने इसे पेंडेमिक घोषित किया, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया और उसके द्वारा पूरा देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन राज्य सरकारों को दिया क्या? पीपी किट, टेस्टिंग किट, वो भी सीमित मात्रा में। और जब कंट्रोल से बाहर हो गया तो राज्य सरकारों को कहा आप कर लें। आज भारत सरकार इस कोरोना पेंडेमिक में राज्यों को कुछ भी नहीं दिया। जो राशि की बात करते हैं वो राज्यों के हक की जो राशि है उसे ही दिया गया है। पेंडेमिक के नाम से एक फूटी कौड़ी पीपी किट और आपके टेस्टिंग किट के अलावा कुछ नहीं मिला। तो आज जो राज्य सरकारें कर रही है अपने दम पे कर रही है लोगों की, चाहे वो टेस्ट करने की बात हो चाहे इलाज कराने की बात हो, ये राज्य सरकारें कर रही है। और आज कैसे वैक्सीन मुफ्त में बांटेंगे, वैक्सीन आएगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकारें करेगी। आप क्या आज तक क्या किए हैं ये बता दें। निर्मला सीतारमण जी कहते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दिए हैं, उस 20 लाख करोड़ में ये पेंडेमिक के नाम से कितने राशि राज्यों को आवंटित किया है? अरे अभी तो जीएसटी का जो पैसा है उसको, हम तो उत्पादक राज्य हैं, उत्पादक राज्य को जो जीएसटी का कंपनसेट 2022 तक करना था, 1 अप्रैल से लेके आज जब आपके पास बैठा हूं मैं, अक्टूबर आज 24 हो गया, 24 तारीख तक के एक फूटी कौड़ी नहीं दिया है, जबकि सितंबर तक के हमको 4000 करोड़ रुपए मिल जाना था। ये थी स्थिति भारत सरकार की। एक एक करके एक मिनट। देखिए, कानून बने हुए हैं, योजनाएं बनती है और समय समय में समीक्षा करने की आवश्यकता होती है कि उसका लाभ सही में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जिस उद्देश्य से बना है उसकी प्रतिपूर्ति हो रही नहीं हो रही है। ये समय समय पर खुद की भी सरकार हो तो करते रहते हैं और करते रहना चाहिए। यदि शराबबंदी हुआ है तो उसका लाभ सही में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कि तस्करी के माध्यम से घर घर पहुंच सेवा हो रही है? यदि इसमें समीक्षा करने की बात यदि कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है?
देखिए, वो सीए एनआरसी एक अलग मुद्दा है, कृषि और उसमें बिल लाया गया है वो एक अलग मुद्दा है। दोनों को क्लब मत करिए। नंबर एक, यदि कृषि बिल के बारे में आप बात कर रहे हैं तो ये राज्य सरकारों को से सहमति ली क्या? नंबर एक, क्या किसी राजनीतिक दल ने मांग की? नंबर दो, क्या किसी किसान संगठन ने इसकी मांग की? नंबर तीन, जब किसी ने मांग नहीं की तो इतना बड़ा कानून बनाने का औचित्य क्या है? और ये कानून कृषि बिल नहीं है, ये विपणन की बात उसमें जोड़ा गया है, क्योंकि कृषि है वो राज्य सरकार के विषय है, भारत सरकार के विषय नहीं है। तो इसलिए इसमें उन्होंने व्यापार जोड़ दिया, व्यापार जोड़ के वो भारत सरकार कानून बना ली। मतलब ये तो राज्य सरकारों के साथ भी धोखा है। यदि कृषि बिल करते हैं तो किसानों से क्यों आपने नहीं पूछा? राज्य सरकारों से क्यों नहीं पूछा? ये दोनों चीज अलग अलग है। दलाली करने का काम, दलालों को संरक्षण देने का काम, दलालों को बढ़ाने का काम, पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही, जिसका उदाहरण अभी प्याज के रूप में मैंने आपको दिया। पहले आ तो जाए सरकार, आ तो जाए, रेट तो बता दे। अभी तक तो हम इलाज करा रहे हैं, चाहे टेस्टिंग किट में जितना पैसा लग रहा है हम तो दे रहे हैं, चाहे 1000 रुपया लगे चाहे 500 रुपये लग रहे हैं। अभी तक हम सैकड़ों करोड़ रुपया कोरोना में खर्चा कर चुके हैं, भारत सरकार से कुछ नहीं मिला। और शराबबंदी पर मैं वापस से स्पष्ट कर दूं, ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी कि उस कानून की समीक्षा होगी। तो ये कौन भ्रांति फैला रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रणदीप सुरजेवाला जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे बता दिया था कि जो 3.5 लाख लोग गिरफ्तार हैं उनके बारे में जरूर कुछ किया जाएगा। आनंद जी, ठीक बोल रहा हूं? आप सब बिहार में रहने वाले हो। आज जो कानून नीतीश जी और भाजपा की सरकार शराबबंदी का लाई है, उससे इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है और कहां प्रॉब्लम आ रही है? कानून कोई भी हो, मंशा क्या है उसके ऊपर आधार रखता है। अभी यहां कानून शराबबंदी का है पर मंशा है पैसे इकट्ठे करो, गरीब लोगों को जेल में डालो, बड़े लोगों को होम डिलीवरी शराब होती है, जो ब्रांड मांगो होम डिलीवरी होती है। हमने कहा है कि बिहार की इकोनॉमी को इससे नुकसान है और एक पैरेलल इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी खड़ी हो रही है। कहीं पर भी हमने शराबबंदी में, देश में सबसे पहले शराबबंदी लागू की तो कांग्रेस ने की थी गुजरात से, और शराबबंदी के मामले में कांग्रेस पार्टी ऐसा कानून इंप्लीमेंट करेगी कि जहां पे पैसे वालों को होम डिलीवरी, और मेरा कोई छोटा सा भाई हो उसको जेल में वो बर्बाद उसकी पूरा परिवार होता रहे और पैसे वाले को छूट, ऐसा इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। ना शराबबंदी की कोई समीक्षा करके इसमें छूट की बात हमने की है। भ्रांति फैलाना भाजपा का धर्म है, वो करते रहते हैं और हर बार बोल के बदलते हैं। आप सबको पता है 2014 में, 2015 में हम दिल से इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे और जो भी लैक्यूना आज पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करके काला धन लेने का शराबबंदी का कानून उपयोग हो रहा है वो हमारे वक्त में नहीं होगा। दिस इज वन लाइन। ये मोदी जी को आपको पूछना होगा कि 2015 में कहा था कि नीतीश कुमार आएंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तो अब क्या होगा? प्रधानमंत्री जी को अब बताना चाहिए कि जिसके लिए कहा था कि इसका डीएनए गड़बड़ है, डीएनए जिंदगी में बदलता नहीं है, तो आज डीएनए बदल गया क्या? जेडीयू के लिए कहा था जनता का दमन और उत्पीड़न, आज व्याख्या बदल गई क्या? नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, आज डेफिनेशन वो बदल गई क्या? मोदी जी के हाथ में चिराग है, दाएं हाथ में चिराग है, जिससे भाजपा का घर वो रोशन करना चाहते हैं, और उसी चिराग से
जेडीयू का घर वो जलाना चाहते हैं। मोदी जी के दूसरे हाथ में ओवैसी जी रूपी पेट्रोल बम है जिससे वो जलाना चाहते हैं। ये बघेल साहब ने जो कहा, ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, हमारा महागठबंधन है। भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में जनता के आशीर्वाद मिल रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बिहार की जनता की सेवा की साधना ये सरकार करेगी। राहुल गांधी जी और तेजस्वी भाई की साझा जनसभा कल हुई, आप सब ने देखा कि ग्राउंड हमारा बहुत छोटा पड़ गया। लोग सड़कों पे, छतों पे चढ़ के हमें समर्थन और आशीर्वाद दिया है। उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हम सब हम यही कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन यही है, कानून कोई भी हो उसका इम्प्लीमेंटेशन। आज इम्प्लीमेंटेशन क्या है? होम डिलीवरी हो रही है, आप मानते हो? कानून तो है कि नहीं होना चाहिए? यही बदलेगा। जब टॉप पर बैठा हुआ आदमी मंशा रखता है तो कानून सही पालन होता है, मंशा गड़बड़ होती है तो कानून का पालन नहीं होता है। आप अगर शासन का मिला नहीं होता, प्रशासन मिला नहीं होता, तो क्या होम डिलीवरी हो सकती है? आप अपने आप को पूछिए, कानून का इंप्लीमेंटेशन कब नहीं होता है? जब प्रशासन, शासन इसमें मिला होता है। थैंक यू। नाश्ता साथ करते हैं।